इतना सारा वर्क किया था, वो मेंडल के वर्क ने जब कंप्लीट हुआ उसके बाद मेंडल ने उसे पब्लिश करवाया जरूर था, लेकिन मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला और उसके डेथ के बाद मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया। तो बच्चे मेंडल का वर्क जो था वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट वर्क था। तो एफिशिएंट वर्क होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं हिडन रहा। तो हुआ क्या था, जब मेंडल ने अपना वर्क कंक्लूड किया और उसके बाद बहुत सारे जनरलाइजेशंस दिए, तो जनरलाइजेशंस के बाद कुछ इश्यूज थे, जैसे कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था, यानी कि 1865 का टाइम था, मेंडल ने जब अपना काम कंक्लूड किया, काम पे वर्क कर चुका था, वो कर चुके थे वो। तो मेंडल जो है उन्होंने अपने वर्क को 1865 में कंक्लूड कर दिया था, ठीक है। और उस टाइम पे कुछ इश्यूज थे, जैसे कि कम्युनिकेशन जो था वो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं था, ठीक है। तो इतना ज्यादा एफिशिएंट कम्युनिकेशन नहीं था। दूसरी चीज, मेंडल वर्क में के दौरान जो है मेंडल ने ये अंडरस्टैंड किया कि जीन जो है वो एक ऐसा यूनिट है, वो ऐसा डिफरेंशियल यूनिट है, डिस्क्रीट यूनिट है, जो कि किसी से मिक्स हुए बिना, किसी और फैक्टर से मिक्स हुए बिना खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। ये चीजें भी एक्सेप्टेबल नहीं थी किसी के लिए। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो मेंडल ने सामने रखा था। और तीसरा रीजन जो मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, वो ये था कि मेंडल ने बायोलॉजिकल रिसर्च में मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को यूज किया। तो मेंडल का वर्क जो है इस टाइम तक 1865 तक कंक्लूड हुआ था, बट इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड और नॉट एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी। इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। रीजन बिहाइंड दैट, कम्युनिकेशन वाज नॉट प्रॉपर। उस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं था, वाज नॉट प्रॉपर, जिसकी वजह से वो हर सोर्स तक अपने वर्क को नहीं पहुंचा पाए। उनका जो वर्क था वो बहुत ज्यादा सुपीरियर जरूर था, लेकिन वो ऐसे हाथों तक नहीं पहुंचा जिन्होंने, जो कि इनके काम को फर्दर आगे जनरलाइज कर पाते। नेक्स्ट जो था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एज डिस्क्रीट यूनिट यानी कि सेपरेट यूनिट, सेपरेटली एक्सप्रेसिंग यूनिट। तो मेंडल ने अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया कि जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ फैक्टर्स के हेल्प से ट्रांसमिट होती है, और वो फैक्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंशियली और सेपरेटली खुद को एक्सप्रेस करना जानते हैं विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, बट जो कैरेक्टर्स आ रहे थे एक ऑर्गेनिज्म में, जो एक्सप्रेशन और फिनोटाइप्स हम देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट भी आ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि वो इस वजह से था कि हमारे पास मतलब जो कुछ फीचर्स जो थे, इस वजह से जो है मतलब जो म्यूटेशन का कंसेप्ट है वो उस वक्त नहीं जानते थे, तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो वो इंटरमीडिएट फैक्टर्स जो है वो किस वजह से आए, वो क्या कंसेप्ट से, तो वो एफिशिएंटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका ये कंसेप्ट जो है जीन एक डिस्क्रीट यूनिट है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो थर्ड, ही यूज्ड मैथमेटिकल concepts in biological research। तो बायोलॉजिकल रिसर्च जो है उसमें उन्होंने मैथमेटिकल कंसेप्ट्स यूज किए, जो कि बाकी रिसर्चर्स के लिए जस्टिफाइबल नहीं था, ठीक है। बाकी रिसर्चर्स को कैसे जस्टिफाई किया जाए कि बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और कंसेप्ट्स यूज किए हैं, जो कि बाकी रिसर्चर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल वर्क जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। पहला, तो वो अपने रिसर्च को एक ऐसे इंसान तक और ऐसे
ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंचा पाए जो कि इनके रिसर्च को फर्दर जनरलाइज करे, आइडेंटिफाई करे। दूसरा, उनका वो जो कंसेप्ट था कि जीन जो है, जो फैक्टर है, जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो एक सेपरेट यूनिट है जो विदाउट एनी मिक्सिंग वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट वो एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने। और दूसरे ये चीज कि बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए मैथमेटिकल कंसेप्ट्स कैसे यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल अप्रोच का यूज करना अगेन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो इस वजह से इनका ये रिसर्च वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। बट 1900s में सेपरेटली इंडिविजुअली जो है वो 3 रिसर्चर्स ने इनके काम को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि उस टाइम पे 1900s में हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स डेवलप होने की वजह से हमारे पास 3 रिसर्चर्स थे, दैट इज ह्यूगो डिवराइस, further Correns and von Schermach, ठीक है। तो वॉन शेरमार्क, कॉरेंस और ह्यूगो डिवराइस, इनका कोई भी आपस में एसोसिएशन नहीं था इस रिसर्च वर्क को रिकॉग्नाइज करने में। इन्होंने अलग अलग से काम किया और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया मेंडल वर्क को, मेंडल के वर्क को पहचाना। तो और ये चीज पॉसिबल क्यों हो पाई? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स के डेवलप होने की वजह से इन्होंने क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया। सो दे आइडेंटिफाइड सम स्ट्रक्चर्स, सम कलर्ड बॉडीज जिसे क्रोमोसोम कहा गया। क्रोमोसोम यानी कि कलर्ड बॉडीज। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया। के वजह से वो ये 3 साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ठीक है। तो इनके तीनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से मेंडल के वर्क पे दोबारा नजर गई और दोबारा जो है उन्हें आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि ये लोग काम कर रहे थे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पे, उसकी कंपोजिशन पे, उसके माइग्रेशन पे, कि ये काम क्या करते हैं, क्या कंटेन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसा है। तो सब कुछ आइडेंटिफाई करने के चक्कर में उन्होंने ये सब चीजें भी आइडेंटिफाई की जो मेंडल का वर्क था, यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डोमिनेंट फैक्टर क्या होते हैं, और उसके बाद सेग्रीगेशन हो रहा है, पेयर्ड फैक्टर्स काम कर रहे हैं, वो सब चीजें, ठीक है। ऑल्दो मेंडल जो है वो ये सब चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि उस वक्त उनके पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं था जिसकी वजह से वो जस्टिफाई कर पाते अपनी रिसर्च को, एक्सप्लेन कर पाते। बट उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि वह काम को, ठीक है। और फिर फर्दर 1900s के पास ही नियरली 1902 में 1902 के आसपास हमारे पास रिसर्च में कुछ और एक टर्न आया जिसमें क्रोमोसोमल मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। तो क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस वाज सीन, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोमल मूवमेंट देखी गई, ठीक है। तो आइडेंटिफाई किया गया कि क्रोमोसोम मूव कर रहा है, मतलब ये लोग काम कर रहे थे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पर और अल्टीमेटली हमें ये चीज मिली, यानी कि क्रोमोसोम का माइग्रेट करना, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रहा इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि मेंडल का वर्क था, ठीक है। तो बच्चे इतना ही नहीं, रिसर्च जो है वो सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, उसके बाद भी हमारे पास कुछ और रिसर्च फैक्टर्स जो है वो आगे बढ़े, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च को आगे कंक्लूड किया गया जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वॉल्टर सुटन और थियोडोर बोवेरी का,
ये दो रिसर्चर्स ऐसे थे जिन्होंने क्रोमोसोमल बिहेवियर को रिलेट किया जीन के साथ और अल्टीमेटली बताया कि जैसे जैसे क्रोमोसोमल सेपरेशन हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, वैसे वैसे जीन जो है, जो उसके फैक्टर्स हैं, जो क्रोमोसोम जो फैक्टर्स हैं जो कि एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उनका भी वैसे वैसे सेपरेशन और पेयरिंग हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उन फैक्टर्स के बारे में, उनके फैक्टर्स के सेपरेशन और पेयरिंग के बारे में जान पाए जो मेंडल ने आइडेंटिफाई किया था और उसे रिलेट किया उन्होंने क्रोमोसोम के साथ। तो इनिशियली आप इसे चेक करो, ये इतना जो वर्क किया है वो ह्यूगो डी वराइट्स कॉरेंस और वॉन शेरमार्क का है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सुटन और बोवेरी के वर्क की। तो बच्चे वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवेरी, इन्होंने अब अपने फर्दर काम को फॉरवर्ड किया और वो काम था कि क्रोमोसोम जो है वो किस तरीके से जीन के साथ रिलेटेड है। तो बच्चे उन्होंने क्या किया, जीन के यानी कि कैरेक्टर के एक्सप्रेशन और माइग्रेशन को आइडेंटिफाई किया और साइमल्टेनियसली क्रोमोसोमल माइग्रेशन को चेक किया। तो उन्होंने देखा कि क्रोमोसोमल पेयरिंग और सेपरेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग सेग्रीगेशन हो रहा है पेयर ऑफ फैक्टर्स का। तो they said pairing and separation of chromosomes, जो पेयरिंग और सेपरेशन है क्रोमोसोम्स का, it is related to the segregation of pair of factors। वो फैक्टर्स जिसके बारे में मेंडल ने बात की थी उनके साथ रिलेटेड है, रिलेटेड टू सेग्रीगेशन of pair of factors। तो मतलब उन्होंने क्रोमोसोम और जीन के को एक पैरेलल अरेंजमेंट दिया और आइडेंटिफाई किया कि क्रोमोसोम और जीन जो है यानी कि ये पेयर ऑफ फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो they said that chromosome is nearly related to gene। तो उनके बीच में एक पैरेलल रिलेशन आइडेंटिफाई कर पाए थे वो। ठीक है, तो पैरेलल बिहेवियर देखा था उन्होंने क्रोमोसोम और जीन का। और बच्चे इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने मेंशन किया अंडर दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके बारे में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो मतलब अल्टीमेटली बहुत सारे रिसर्चर्स के बाद मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन मिला। So this is the chromosomal theory which explains the parallel behavior of chromosome and gene। यानी कि क्रोमोसोम के पेयरिंग और सेपरेशन पे ही पेयर्ड फैक्टर्स का सेग्रीगेशन जो है वो डिपेंडेंट था। तो मतलब हमारे पास जीन और क्रोमोसोम जो है वो रिलेटेड है। तो बच्चे इसके बाद हमारे पास एक और रिसर्चर थे जिन्होंने इनके काम को मेंडल के साथ, मेंडल के वर्क के साथ एफिशिएंटली जोड़ा। ठीक है, और फर्दर और रिसर्चेस की ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स को, और वो थे थॉमस हंट मॉर्गन। तो ये दो साइंटिस्ट वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवेरी ने मेंडल के वर्क के साथ रिलेशन जो है वो मेंटेन कर दिया था। वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए फर्दर इस क्रोमोसोमल आइडेंटिफिकेशन के बाद और उसके बिहेवियर को देखते हुए वो मेंडल के वर्क को कंप्लीटली रिलेट कर पाए। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक रिलेशन मेंटेन हो गया और जस्टिफिकेशन मिल गया हमें कि मेंडल का वर्क जो था वो एप्रोप्रिएट था। अब बच्चे इस काम के बाद थॉमस हंट मॉर्गन जो थे उन्होंने मेंडल के वर्क को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की फर्दर और डीपली, ताकि वो सिर्फ इतना ही नहीं आगे समझ सके कि वेरिएशन कैसे आ रही है। वेरिएशन को और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए और कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने फ्लाई यूज की, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और अल्टीमेटली एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया दैट इज ऑफ लिंकेज, जिसके बारे में मैंने इनिशियली भी बात की थी। हमने जब बात की थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो हमने कहा था कि हर कोई जीन जो है, हर कोई एलील जो है या फैक्टर जो है वो
इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट नहीं होता, जैसे कि मेंडल ने कहा था। मेंडल वर्क के अकॉर्डिंग हमारे पास एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन जो है वो दूसरे कैरेक्टर के जीन की सेग्रीगेशन को और सॉर्टिंग को इफेक्ट नहीं करता, बट थॉमस हंट मॉर्गन के वर्क के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। ठीक है, उन्होंने एक ऐसे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जो कि मेंडल ने नहीं किया था, यानी कि एक ऐसा कंसेप्ट जो कि एक्सेप्शन था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें ले लेते हैं जो कि अब जेनेटिक वर्ल्ड में यानी कि जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं, जो हमें हेल्प करेगा फर्दर रिसर्च में, फर्दर स्टडी में। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी जो है वो ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हमें बहुत सारे जीन्स की जरूरत पड़ सकती है अगर हमें एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है, और एक जीन जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि अब हम और डीप आएंगे जेनेटिक्स के कंसेप्ट के अंदर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एक सिंगल जीन एक्सप्रेस नहीं करता, उसके लिए हमें मल्टीपल जीन्स का की एक्सप्रेशन जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक्सप्लेन्स दैट अ सिंगल कैरेक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय can be expressed by multiple genes arrangement। तो मल्टीपल जीन अरेंजमेंट, हमारे पास नॉर्मली दो अलील्स यानी कि एक जीन होता है मेंडल वर्क के अकॉर्डिंग जो कि एक्सप्रेस कर रहा है एक फीचर को, एक फिनोटाइप को, बट इस केस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है इस केस में मल्टीपल जीन्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास, ताकि एक एक्सप्रेशन जो है वो आ सके, एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस हो सके। तो बच्चे इससे इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था निल्सन एहल ने। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय निल्सन एहल इन व्हीट कर्नल्स में। व्हीट कर्नल्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और फर्दर व्हीट कर्नल्स के साथ साथ ह्यूमन स्किन कलर में भी फर्दर रिसर्च किया गया है। ठीक है, वो किया था डेवनपोर्ट ने। तो निल्सन एहल ने व्हीट कर्नल्स में एंड बाय डेवनपोर्ट इन केस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर्स। तो बच्चे इसमें एग्जांपल लेंगे इसी डेवनपोर्ट के वर्क की। तो बच्चे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है उसमें हमें अगर हम नॉर्मली एक्सप्रेशन देखें, एग्जांपल ले मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड की क्रॉस की, तो उसमें हमारे पास कुछ पर्टिकुलर और फिक्स्ड फीचर्स थे। बस ये था कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस कर रहा था, उससे ज्यादा हमने एक्सप्रेशन और फिनोटाइप्स में कोई चेंज नहीं देखी। बट इसके लिए मैं एक जनरल एग्जांपल लेती हूँ, वापस से फिर आऊंगी डेवनपोर्ट के काम पे। तो बच्चे हमारे पास जैसे ह्यूमन कलर जो है, फॉर एग्जांपल इट इज एक्सप्रेस्ड बाय व्हाइट कलर जो है, हमारे पास निग्रो कलर जो है और एक व्हाइट कलर है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ अभी जस्ट, उसके बाद एक जनरल एग्जांपल, उसके बाद इस काम को फॉरवर्ड करेंगे, स्टडी करेंगे। तो निग्रो जो है फॉर एग्जांपल इट इज कंट्रोल्ड बाय ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, यानी कि डोमिनेंट एलील से, और व्हाइट जो है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से। ये तीन मिलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि अगेन एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। तो बच्चे हमारे पास नॉर्मली क्या होगा, डोमिनेंट केस होगा, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। इसके केस में हमारे पास आना चाहिए निग्रो, है ना, यही होना चाहिए। और कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी
स्मॉल सी, यानी कि अगेन होमोजाइगस रिसेसिव के केस में क्या आना चाहिए, वाइट, एज पर देयर एक्सप्रेशन। बट अगर हम बात करें हेट्रोजाइगस कंडीशन में, डिफरेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये केस हो सकता है कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कुछ भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अगर मल्टीपल अलील्स अगर ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं स्किन फीचर को, तो उस केस में हमारे पास ये पर्टिकुलर हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन जो है वो सेम कलर नहीं दे पाएंगे। हमारे पास ना ही निग्रो आएगा ना ही व्हाइट आएगा, हमारे पास ऐसा कोई फीचर आएगा जो इंटरमीडिएट होगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट एक फीचर देता है और होमोजाइगस रिसेसिव एक फीचर, उसके बाद बाकी जो हेट्रोजाइगस अरेंजमेंट होते हैं उसमें हमारे पास इंटरमीडिएट फीचर्स आते हैं। और वो इंटरमीडिएट फीचर्स जो है वो क्या एक्सप्रेशन लाएंगे वो डिपेंड करता है कि क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक इंटरमीडिएट फीचर्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे। तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके अब हम बात स्टडी करेंगे डेवनपोर्ट के वर्क को, जो कि उन्होंने अगेन स्किन टाइप पे ही किया था। उन्होंने फर्दर ये कंडीशन ली थी, निग्रो और व्हाइट कंडीशन, लेकिन इस उनके केस में उन्होंने सिर्फ दो पर्टिकुलर जीन कॉम्बिनेशंस को स्टडी किया था, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाने की कोशिश की थी। उनके अकॉर्डिंग कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो एक पूरा क्रॉस बनाते हैं, F1 और F2 जनरेशन को स्टडी करते हैं, फिर डिटरमाइन करेंगे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो किस तरीके से अपना काम करता है। ठीक है, तो बच्चे डेवनपोर्ट के काम के अकॉर्डिंग अब हमारे पास उन्होंने दो होमोजाइगस पेरेंट्स लिए, एक लिया निग्रो जिसमें जेनेटिक अरेंजमेंट कैपिटल ए कैपिटल बी यानी कि डोमिनेंट अरेंजमेंट लिया, और एक व्हाइट पेरेंट विद रिसेसिव अरेंजमेंट कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी। तो उनके अकॉर्डिंग जो है ये दो पर्टिकुलर जीन्स जो है वो फर्दर एक्सप्रेस करेंगे ह्यूमन कलर को, जो मिलकर एक्सप्रेस करते हैं ह्यूमन कलर को। ठीक है, तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वो हाई हेट्रोजाइगस, तो F1 जनरेशन जो है वो हेट्रोजाइगस आई कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो ना ही निग्रो था ना ही व्हाइट था, वो था कोई इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट टोन था, जो कि एक कंसेप्ट हो सकता है बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी। ठीक है, तो इसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए अब F2 जनरेशन की बात करेंगे, जिसमें अगेन सेम जेनेटिक फैक्टर जीन्स को डिटरमाइन करेंगे, जीन्स जो है फर्दर उनका कॉम्बिनेशन जो है फर्दर चेक करेंगे, उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप चेक करेंगे, जिसमें एक बहुत ज्यादा डाइवर्जन दिखेगा आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा एक नॉर्मल केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आया F2 जनरेशन का क्रॉस, जो कि हमने F1 जनरेशन के केस में जो हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन मिली थी, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आया था हमारे पास स्किन कलर का, उसके केस में क्रॉस डिफरेंट गैमीट्स फॉर्म हुए, उनको फ्यूज करवाने के बाद हमारे पास जो जीनोटाइप्स आए थे वो अकॉर्डिंगली आए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, अल्टीमेटली इसी तरीके से स्मॉल बी। तो बच्चे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो था एक निग्रो, जो सिर्फ एक सिंगल केस आया, व्हाइट का एक सिंगल केस, यानी कि पेरेंटल एक्सप्रेशन सिर्फ एक केस में, यानी कि कंप्लीट डोमिनेंट होमोजाइगस के केस में, और दूसरा पेरेंट टीचर जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव के केस में आया। बाकी जो जितने भी हेट्रोजाइगस कंडीशन थे उनमें या तो कोई डार्क फीचर दिखा, या इंटरमीडिएट दिखा, या तो लाइट दिखा। ये तीन तरह के फीचर्स जो हैं वो देखने को मिले।
तो मतलब इसमें मल्टीपल जीन्स जो थे वो एक्सप्रेस हुए, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल बी, उनका एक एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन अगर उनमें से एक भी रिसेसिव हो जाता है तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जीनोटाइप जो है को छोड़ के हम सिर्फ फिनोटाइप यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। निग्रो आपको पता है एक सिंगल है, उसके बाद अब एक्सप्रेशन आया था डार्क, ठीक है, निग्रो से थोड़ा सा लाइट डार्क, देन इंटरमीडिएट उससे ज्यादा लाइट, इंटरमीडिएट से थोड़ा और लाइट कलर, लाइट कलर के अंदर मेंशन किया, और जो बिल्कुल व्हाइट कलर थे तो उसे व्हाइट, तो एक्सट्रीमली लाइट कलर व्हाइट। तो हमारे पास जो फिनोटाइप आएगा दैट इज 1:4:6, 4:6 4:1। हाँ, अगर तीन तरह के जीन्स जो है अगर एक्सप्रेशन शो कर रहे होते तो हमारे पास फिनोटाइप जो है वो डिफरेंट होता, दैट इज 1:6:15:20:15:6:1। तो वैसा एक्सप्रेशन रहना था, यानी कि इस तरीके से 6:15:20:15:6:1। तो अगर तीन पर्टिकुलर अलील्स को, अगर जीन्स की अगर हम बात करें, तीन पेयर्स ऑफ एलील्स अगर एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास ये रेशियो रहेगा। तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है, अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर फैक्टर अगर कंट्रोल कर रहा होता जीन एक्सप्रेशन को तो हमारे पास ऐसा फिनोटिपिक रेशियो नहीं आता, बिल्कुल वैसा आता जैसा मेंडल के केस में आया था। तो इतना डेविएशन देखने को मिला। उसके केस में सीड का शेप जो है वो सीड का एक पर्टिकुलर जीन ही कंट्रोल कर रहा है, सीड का कलर एक पर्टिकुलर जीन कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखा है सच। ठीक है, बस यहां के केस में पूरा एक्सप्रेशन चेंज हुआ जिसकी वजह से हमारे पास रेशियो चेंज हो गया। तो ये है हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है,